आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीए इंटर का टैक्सेशन का इनकम टैक्स का पीजीबीपी का चैप्टर। और पीजीबीपी में हमारा लेक्चर नंबर 9 चल रहा है बेटा आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 36 और 37। इन सेक्शंस को कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी डिडक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। पीजीबीपी की डिडक्शंस, पीजीबीपी में क्या क्या डिडक्टेबल है, पीजीबीपी में कहाँ पे हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस डिडक्ट हो सकते हैं, ये सब अब हम डिस्कस करके ख़त्म कर लेंगे। पर बेटा सेक्शन 36 और 37 को पढ़ने के बाद आपको, क्योंकि आपकी 30 से लेकर 37 तक की सारी डिडक्शंस हो चुकी होंगी, इनको पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो भी खर्चे हैं, कोई भी खर्चा आपके माइंड में आना चाहिए और आपको देखना है कि ये एक्सपेंस किस सेक्शन में डिडक्टेबल होगा, कहाँ डिडक्ट होगा, राइट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 36 और बहुत ईजी है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तकरीबन 50 मिनट्स का, 40 to 50 मिनट्स का हमारा ये भी लेक्चर होगा जिसमें हम कवर करेंगे 36 एंड 37, ट्राई करेंगे कवर करने का। चलिए हम शुरू करते हैं। सेक्शन 36 आपके सामने स्क्रीन पर है। सेक्शन 36 सर्टेन डिडक्शंस, राइट। पीजीबीपी में और डिडक्शन, द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36, कि कुछ ही डिडक्शंस हैं जो अलाउबल हैं अंडर सेक्शन 36। क्या क्या डिडक्शंस हैं? नंबर 1 प्रीमियम पेड। मैं इन्हें बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प करके बताऊंगा आपको एक बारी में ताकि समझ आए। प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक और स्टोर्स इज अलाउड एज डिडक्शंस। अगर आपके बिजनेस में जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी आपके स्टोर्स हैं, नट बोल्ट हैं, जो भी एज अ कंज्यूमेबल्स हैं जो स्टोर्स में यूज़ हो रहे हैं, स्टॉक में यूज़ हो रहे हैं, तो बेटा अगर आपने उनका इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो इंश्योरेंस प्रीमियम उनका अलाउड है। इंश्योरेंस जो भी है वो अलाउड है एज अ डिडक्शन जब भी आप इनका इंश्योरेंस करते हैं। दूसरा है बेटा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इंश्योरेंस प्रीमियम। सेकंड पॉइंट है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। यहाँ पे बेटा ये नहीं लिख रहा अकाउंट पे ही चेक से ही हो, ऐसा नहीं लिख रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया था काफ़ी जगहों पर सिर्फ लग रहे हैं 3-4 मोड ही डिसाइड हो रहे हैं कि ईसीएस से पेड किया हो, अकाउंट पे ही चेक से पे किया हो, या डीडी से पे किया हो, या कोई और प्रेस्क्राइब मोड से पे किया हो, और कोई प्रेस्क्राइब मोड से। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है बस कैश में ना हो, बाकी किसी भी मोड से हो। मतलब इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आप इसे ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि ओनली बैंकिंग मोड से हो, किसी भी बैंकिंग मोड से, एनी बैंकिंग मोड। जरूरी नहीं है अकाउंट पे ही चेक से हो। ऑन द हेल्थ पर हो बेटा, हेल्थ हमने अंडरलाइन नहीं किया हुआ था, हेल्थ को हमने बोल्ड नहीं किया हुआ और बच्चे गलत कर देते हैं। हेल्थ में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर LIC, नहीं LIC नहीं बेटा, अंडरलाइन कर लें। लाइफ इंश्योरेंस का नहीं, सिर्फ मेडिक्लेम हेल्थ का अलाउड है। और किसकी हेल्थ? एम्प्लॉयज़ की। मैंने एक अटेंशन टेस्ट लिया था, उसमें बच्चों ने लिख दिया कि लाइफ इंश्योरेंस का भी अलाउड है। बेटा हेल्थ का अलाउड है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर बॉस करा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ का तो बॉस को अलाउड नहीं है। ये तो पर्सनल ऑब्लिगेशंस हो गई उनकी, यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 3 शर्तें बनी, एक एनी बैंकिंग मोड से पे किया हो, एक हेल्थ पर पे किया हो, किस पर पे किया हो? हेल्थ पर, और एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पर। यहाँ पे लिख लो पार्टनर्स वगैरह नहीं, पार्टनर्स वगैरह नहीं, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पर। बेटा तीसरा पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया हो बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दूध का काम करते हैं, मिल्क का काम करते हैं। ऑन द लाइफ ऑफ कैटल, जो गाय बछड़े हैं, गाय वगैरह हैं, उनका, गाय भैंस का, उन जानवरों का आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है। देखो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कवर है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, किनका? आप सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, किसके? ऑन द लाइफ ऑफ कैटल, कैटल की लाइफ पर, कैटल की लाइफ पर। तो बेटा ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी। सिंपल भाषा में सेक्शन 36 में
साथ साथ आपने चार्ट्स भी बनाने हैं। मैं चाहता हूँ ये चार्ट्स आपके काम आएंगे सेक्शन 36 में, और ये जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ये पॉइंट मैंने सही पढ़ लिए। पॉइंट नंबर 1, ये तीनों पॉइंट्स इंश्योरेंस प्रीमियम के हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर 1 पे इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक एंड स्टोर्स का, स्टॉक एंड स्टोर्स का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है। नंबर 2, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयज़ का, उनकी भी हेल्थ का। यहां पर लिखना चाहो लिख लो, नॉट लाइफ इंश्योरेंस, नॉट पार्टनर और ऑनर। कुछ क्लियर हो रहा है? नॉट पार्टनर और ऑनर, इनका नहीं, पार्टनर या ऑनर का नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का नहीं बेटा, हेल्थ का। और तीसरा, बाय एनी बैंकिंग मोड से पेमेंट करिए, बाय एनी बैंकिंग मोड से आपने पेमेंट करी, बाय बैंकिंग मोड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा है बेटा, आप सोसाइटी के मेंबर हैं, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। किसका करवा रहे हैं आप? अब की बारी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। किसका? लाइफ ऑफ कैटल का, जानवरों की जिंदगी का, जो भी सोसाइटी के। बेटा आया कुछ समझ नहीं आया आपको? क्लैरिटी हुई? मैंने क्या बताने की कोशिश करी? स्टॉक एंड स्टोर्स का, एम्प्लॉयज़ का क्या पे कर रहे हैं आप? इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या पे कर रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक एंड स्टोर्स, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का एनी बैंकिंग मोड से, और फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइफ ऑफ कैटल पे। बेटा किस पर? लाइफ ऑफ कैटल पे। क्लियर हुआ? ये 3 इंश्योरेंस के पॉइंट थे। अगला चौथा पॉइंट, बेटा अगर आप बोनस दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं, यहाँ पे ना वर्ड लिखा हुआ है पेड, मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन किया है, यहाँ पे भी लिख लीजिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, मतलब पेड बेसिस पर ही अलाउड होगा। यहाँ पर पेड का मतलब बेटा एक्चुअली पेड है, यहाँ पर पेड का मतलब क्या है? एक्चुअली पेड, क्योंकि यहाँ पर पेड में क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B मैंने लिखवाया। एक बार इसे रीड करिए क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, एक बार रीड करिए इसको, क्या कहना चाह रहा है। बेटा बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है पहले, अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट, इसे छोड़ दो। एक डिस्कशन करिए, डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ सच पेमेंट एक्सीड द बोनस पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। देखिए ये डिडक्शन मिल रही है, बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट, अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट, प्रॉफिट्स के स्थान पर, प्रॉफिट्स की जगह। बेटा क्या कहना चाह रहा है? प्रॉफिट्स की जगह अगर क्या हुआ है, बोनस और कमीशन पेड हुए, प्रॉफिट की जगह पेड हुए, तो अलाउड है पूरे। दूसरा, डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ सच पेमेंट एक्सीड द बोनस पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रहा है बेटा। 4th पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा है 4th पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है बोनस अलाउड है सर, एम्प्लॉयज़ को अगर आप बोनस दे रहे हैं, बोनस पे कर रहे हैं, तो अलाउड है सबसे पहले एक्चुअली पेड बेसिस पर, एक्चुअली पेड बेसिस पर। सेक्शन 36 ने परमिशन दे दी है, बोनस अलाउड है, और सेक्शन 43B ने परमिशन दी है कि पेड बेसिस पर ही अलाउड है। दो बातें क्लियर पहले। सेक्शन 36 ने परमिशन दे दी है, बोनस अलाउड है, और सेक्शन 43B ने परमिशन दी है, पेड बेसिस पे अलाउड है। बेटा क्लियर? दूसरी चीज़, सेक्शन 36 ने ही बोला है पर अदरवाइज देन प्रॉफिट हो, अदरवाइज देन प्रॉफिट हो, इसको समझते हैं। मतलब हमने प्रॉफिट हो को बोनस ना दे दियो। कैसे सर? एक ए एम्प्लॉई है और एक बी एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई है, और सी एक शेयर होल्डर है। बेटा ये कंपनी है, देखिए ये क्या है? केवल एम्प्लॉई, ये भी क्या है? एम्प्लॉई, और ये शेयर होल्डर भी है।
आपने देखा होगा बी के दो रोल हैं, बी एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है, और सी केवल शेयर होल्डर है और ए केवल एम्प्लॉय है। कंपनी ने ना बेटा डिविडेंड बांटा, क्या बांटा? डिविडेंड। इस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया 20,000 रुपये, बराबर शेयर थे, और इस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया बेटा 10,000, 15,000 रुपये। आप समझ पा रहे हैं? एक शेयर होल्डर, और दोनों बिल्कुल इक्वल राइट कैरी करते हैं, दोनों के इक्वल राइट है। कंपनी ने देखी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, सी नाम के शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटा 20,000 रुपये, पर बी नाम के शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया मात्र 15,000 रुपये, इसे 5,000 कम दिया है। ए नाम के एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, बोनस दिया 25,000 रुपये, और बी नाम के एम्प्लॉई को बोनस दिया 30,000 रुपये। आप खेल समझ गए क्या कर दिया इन्होंने? बी का डिविडेंड कम कर दिया, बी का डिविडेंड कम कर दिया 5,000 रुपये से, और बी का बोनस बढ़ा दिया कितने से? 5,000 रुपये से। एम्प्लॉय को तो बराबर पैसे पहुंच गए जितने चाहिए थे, पर बॉस को डिडक्शन मिल जाएगी, तो पर इन्होंने मना कर दिया, इसीलिए ये सेक्शन बना कि अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट। आप प्रॉफिट मतलब डिविडेंड नहीं दोगे इसको, डिविडेंड ही बांट दिया आपने बोनस बोल के, डिविडेंड ही बांट दिया क्या बोल के कि ये तुम्हारा बोनस है, और उसकी तरफ आंख मार दी कि भैया ये तो तुम्हारा बोनस है, ताकि इनको सेक्शन 36 में डिडक्शन मिल जाए। पर नहीं मिलेगी डिडक्शन, क्योंकि इन्होंने बोनस जितना बांटा है बोनस की डिडक्शन मिलेगी बेटा, डिविडेंड की नहीं मिलेगी। डिविडेंड की डिडक्शन कंपनी को मिलती भी नहीं है बेटा, खर्चा थोड़ी ना है, डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और बोनस एक्सपेंस है। मैंने बेटा 10 लाख रुपए कमाए एनएमसी से, नीरज मित्तल क्लासेस से, और मैं 10 के 10 लाख रुपए घर ले जाता हूँ, एप्रोप्रिएट कर लिए मैंने अपने लिए, बांट दिए खुद को। तो मेरे से कोई पूछे एनएमसी से कितने कमाए तो मैं 10 लाख तो बोलूँगा, प्रॉफिट तो 10 लाख ही रहेंगे, चाहे मैं सारा का सारा डिविडेंड बांट दूँ। तो डिविडेंड इज़ नॉट एक्सपेंस, डिविडेंड इज़ अ एप्रोप्रिएशन। तो ये क्या कर रहे हैं? जानबूझकर बोनस कहकर बांट रहे हैं, किसको? डिविडेंड को। बांट डिविडेंड रहे हैं पर बोल क्या रहे हैं कि हमने बोनस दिया है, तो बेटा मना कर दिया कि आप तो डिविडेंड को बांट रहे हो बोनस की आड़ में, और फिर ये बोनस की जगह ये नहीं बटेगा। बेटा क्लियर हो रही है बात? क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी। क्लियर हुआ? अगर आपने प्रॉफिटों के रूप में बांटा है बोनस को, प्रॉफिट ही देने थे आपने, मतलब एप्रोप्रिएशन को बांट दिया बोनस में, तो वो अलाउड नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन एक और थी, पहली तो ये थी अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट, दूसरी थी एक बोनस एक्ट है बेटा। बोनस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप बोनस बांट सकते थे केवल 20,000, पर आपने अपने एम्प्लॉय को बोनस दे दिया 30,000। तो बेटा ध्यान रखिएगा 30,000 भी अलग है। बोनस एक्ट चाहे कुछ भी बोल रहा है, इनकम टैक्स कह रहा है आपने जितना बोनस पे किया है सारा बोनस अलाउड है, पर पेड बेसिस पर, एक्चुअली में पेड बेसिस पर, चाहे बोनस एक्ट से ज़्यादा पे किया है। देखो लिख रहा है बोनस और कमीशन अगर पेड हुए, प्रॉफिटों के अलावा ना हो, मतलब प्रॉफिटों के अलावा दिए हो, मतलब डिविडेंड ही ना बांटा हो, क्या ना बांटा हो बेटा, अदरवाइज देन पेबल एज प्रॉफिट का आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो एज अ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड ही ना बांट दिया हो बोनस कह के, डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, चाहे आपने बोनस ज़्यादा भी दिया है, किससे भी ज़्यादा दिया है जितना अलाउड था, किसके अकॉर्डिंगली? बोनस एक्ट के अकॉर्डिंगली। बेटा क्लियर हो गया? पांचवा पॉइंट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, आपको बस मैं याद दिला देता हूँ। प्रोप्राइटर कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड है अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लोन लिया। हमने एक चार्ट भी बनाया था कि प्रोप्राइटर कैपिटल पर अलाउड नहीं है, एओपी बीओआई को अपने मेंबर को देना अलाउड नहीं है, पर क्या कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म अगर दे रही है पार्टनर्स को तो 40B के अकॉर्डिंगली अलाउड है। कुछ कुछ याद आ गया होगा, वरना वीडियोस में देख लेना। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल अलाउड नहीं है बेटा, और इंटरेस्ट पुट टू यूज़ तक की डेट तक का इंटरेस्ट, असेट के लिए इंटरेस्ट लिया है, देखो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है तो पूरा अलाउड है सेक्शन 36 में। अगर हमने कैपिटल के लिए लिया है, सॉरी असेट्स के लिए लिया है, तो बेटा असेट्स में पुट टू यूज़ तक की डेट तक का ब्याज, जब तक असेट पुट टू यूज़ होती है, या याद होगा आपको कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वहाँ तक की डेट तक का ब्याज आपको अलाउड है सेक्शन 36 में। क्लियर हो रहा है? जो भी कैपिटल आपने बोरो करी है फॉर एक्विजिशन ऑफ एन असेट फॉर
ये एक्सटेंशन वगैरह छोड़ दीजिए, वेदर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, चाहे आप अपने अकाउंट की बुक में उन्हें पुट टू यूज़ तक का कैपिटलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर हमारे यहाँ तो अगर आपने किसी असेट के लिए लिया है और इंटरेस्ट पेड किया है, लोन लिया है, कोई भी पीरियड जो कहाँ से शुरू हो रहा है, जब से कैपिटल बोरो किए वहाँ से और जब तक असेट एक्वायर करिए उस डेट तक का बेटा डिडक्शन की तरह अलाउड नहीं होगा, बल्कि असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। आपको याद होगा असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? पुट टू यूज़ तक का ब्याज मतलब सिंपल सी भाषा में मैंने कई बार हालांकि ये सिखा दिया आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपने 1 जनवरी को लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर 5% ब्याज, उस पर 1% पर मंथ ब्याज था, 10,000 रुपये आपका ब्याज बन गया, राइट। असेट खरीदने के लिए लोन लिया है, असेट खरीदी थी आपने 1 मार्च को 10 लाख की, तो बेटा जो ये 2 महीने का ब्याज है जनवरी और फरवरी का 10 और 10 20,000 ब्याज, ये असेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज, और आपकी असेट की कीमत बन जाएगी 10,20,000 एज पर एक्सप्लेनेशन 8 ऑफ सेक्शन 43(1). ये हमने पढ़ ली है सारी एक्सप्लेनेशन एक लेक्चर, बेटा क्लियर हो गया। और इसके बाद का ब्याज जो फरवरी के बाद का ब्याज है मार्च से, वो सब सेक्शन 36 में डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। अब मैंने इतना याद दिला दिया आपको, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था आपको। ये लिख रहा है बेटा नोट, एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 43(1), कोई भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो पुट टू यूज़ तक के डेट के बाद का है तो वो एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा एंड इट हैज़ टू बी क्लेम, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, पुट टू यूज़ के बाद का है वो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। बेटा छठा पॉइंट, प्रो राटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। आपको ऑलरेडी मैं कैपिटल गेन में पढ़ा चुका हूँ जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। बेटा जीरो कूपन बॉन्ड कौन से बॉन्ड? जीरो कूपन। बेटा जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं इनका मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। आपने याद होगा हमने पढ़े थे। बेटा आपने मेरे से 10 लाख रुपए उधार लिए, ये कहकर उधार लिए कि सर आज से 4 साल बाद 4 ईयर्स लेटर मैं आपको, मेरे से लिए आपने उधार या मैंने लिए आपसे मैंने उधार लिए, आप बैंक हैं बैंक से लिए, मैंने कहा 10 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ, आपके 10 लाख रुपए की जगह मैं आपको 12 लाख रुपए दूंगा आज से 4 साल बाद। एक तरीके से बेटा 2 लाख रुपए का ब्याज नहीं भर रहा हूँ मैं, हालांकि मैंने कहा बीच में कुछ रुपए नहीं दूंगा मैं, ब्याज जीरो, बीच में कोई पैसे नहीं दूंगा, ब्याज आपका ज़ीरो। तो बेटा 4 साल में मेरे 2 लाख के खर्चे हो गए, तो हर साल मुझे 50-50 हज़ार रुपये खर्चे को अलाउड हो जाएगा डिडक्शन। आया समझ? क्या कह रहा है? कह रहा है जी प्रो राटा होता है मतलब जितना रेशो बनता है ऑफ डिस्काउंट ऑन अ जीरो कूपन बॉन्ड, जितना भी डिस्काउंट दिया है जीरो कूपन बॉन्ड पे वो अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर जीरो कूपन बॉन्ड मतलब मैंने आपसे 10 लाख रुपए उधार लिए तो आपको एक बॉन्ड इशू करा होगा, बॉन्ड का नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। बॉन्ड मतलब वादा इशू करा है। अब आप उसी बॉन्ड आपने कितने में खरीदा? 10 लाख रुपये, आपका बॉन्ड पक्का कितने में बिक जाएगा 4 साल बाद? 12 लाख। ऑटोमेटिकली आपने बॉन्ड डिस्काउंट पे नहीं खरीद लिया, 2 लाख रुपए के डिस्काउंट पर। तो ये जो डिस्काउंट दिया है मैंने आपको बॉन्ड पर, आपका बॉन्ड मैं वापसी ले लूँगा 12 लाख रुपए में। आज मैंने आपसे कितने में बॉन्ड दिया है आपको? 10 लाख रुपए। तो बेटा डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड शैल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। क्लियर हो गया? लाइफ पे। 7वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स। बेटा एनिमल्स के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था एनिमल्स लाइव स्टॉक होते हैं बेटा। नंबर 1, अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ें तो सबसे पहली बात एनिमल्स के बारे में। बेटा एनिमल्स अगर बिजनेस में आपने खरीदे हैं, आपका काम ही एनिमल्स में ट्रेडिंग करना है। आप तो जानवरों को बेचते हैं खरीदते हैं, तो आपको पूरी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी परचेज में। सेक्शन 36 का काम ही नहीं है, पूरा अलाउड हो जाएगा आपको, पूरा डिडक्शन अलाउड हो गया क्योंकि आपकी तो परचेज हो गई ना।
परचेज सेल आपका तो बिजनेस ही एनिमल का हो गया, तो ये पॉइंट छोड़ देते हैं। बेटा दूसरा पॉइंट, आपने एनिमल खरीदे एज अ एसेट, आपने अपने बिजनेस में जानवर पाले हुए पर जानवर बेचते नहीं हैं आपने एज एन एसेट, आपका काम है, जैसे आप चिड़ियाघर चलाते हैं, कभी जू चला रहे हैं, आपके पास एनिमल्स एसेट है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो ये एसेट है आपकी, ये बिजनेस में यूज़ हो रही है। आपने मान के चलो 10 लाख रुपए का एक एलिफेंट खरीदा, हाथी खरीदा, तो आपको ना उस वक्त कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 10 लाख रुपए की, नो डिडक्शन। जब खरीदा है आपने, नो डिडक्शन। जब आपने परचेज किया सेक्शन 36 में, सर इसका डेप्रीशिएशन अलाउड हो जाएगा? नहीं बेटा, डेप्रीशिएशन भी अलाउड नहीं होगा। आपको याद होगा ना, ये फर्नीचर है, ना ये प्लांट है, ना ये बिल्डिंग है, और ये हटा दिया था डेफिनेशन से, ना ये इंटेंजिबल है, तो डेप्रीशिएशन भी अलाउड नहीं है सेक्शन 30। और आपने 10 लाख का एलिफेंट खरीदा है, तो ये कह रहे हैं जब ये एलिफेंट यूजलेस हो जाएगा परमानेंटली, या स्क्रैप हो जाएगा, या डेथ हो जाएगी इसकी, तो आप इसे जब बेचोगे, आपने सपोज इसे 7 लाख रुपए में सेल कर दिया, 10 लाख रुपए का एलिफेंट था, आपने 7 लाख रुपए में सेल कर दिया। बेटा आपकी जेब में वही कॉन्सेप्ट आ गया, आपकी जेब में पैसे कितने थे? 10 लाख रुपए। आज कितने रुपए रह गए आपके पॉकेट में? 7 लाख रुपए। आपकी पॉकेट से एक एलिफेंट आया और कितने रुपए निकाल कर ले गया? 3 लाख बिजनेस में। तो आज आपको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 36 में 3 लाख रुपए। आया समझ नहीं आया बेटा? तो जब ये एलिफेंट बिकेगा, जब ये एलिफेंट स्क्रैप हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, जो कि आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में तो मिल ही जाएगा आपको डिडक्शन। आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, अब परमानेंटली यूजलेस हो गया है पर्पस के लिए, देन एक्चुअल कॉस्ट लेस अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द, या डेथ हो गई है, देखो डाइड भी हो गया, तो जो सेल पे पैसा मिलेगा वो अलाउड हो जाएगा डिडक्शन। जैसे 10 लाख का एलिफेंट था, 7 लाख रुपए सेल पे मिला, तो बेटा 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई थी। क्लियर हो गया? आपकी जेब से 10 लाख रुपए निकले पर 7 तो वापसी आ गए, तो नेट तो आपके 3 लाख रुपए का ही खर्चा हुआ। बेटा 8वां पॉइंट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ध्यान से समझिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है बैड डेब्ट्स का भी हमारे पास। 8वां पॉइंट, बैड डेब्ट्स। बेटा क्या कह रहे हैं बैड डेब्ट्स के बारे में? पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी, बेटा पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा क्या कह रहा है एग्जाम्पल। बेटा हमने सेल करा गुड्स 50 लाख रुपए का, हमने परचेज करे थे गुड्स 45 लाख, ये सब उधारी में चल रहा है हमारा। बेटा 5 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट, और कुछ हुआ ही नहीं हमारे बिजनेस, कोई खर्चा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा 5 लाख रुपए हमने प्रॉफिट देखा अपना, हम कंपनी है, हमने 30% टैक्स दे दिया होगा सीधा फ्लैट, कितना? 1.5 लाख। यहाँ तक समझ आया आपको? नहीं आया? बेटा ये हमारी बैलेंस शीट है, क्या हमारे क्रेडिटर आ रहे होंगे बैलेंस शीट में? बताइए आप कितने के? 45 लाख के। डेटर आ रहे होंगे बैलेंस शीट में 50 लाख के, और नेट प्रॉफिट आ रहा होगा बैलेंस शीट में 5 लाख का। बेटा ये बैलेंस शीट है। अब आप देख रहे हैं कि दुर्भाग्य हो गया, हमने तो टैक्स भी दे दिया 5 लाख में प्रॉफिट। बेटा बंदे से पैसे लेने कितने? 50 लाख रुपए, किस बात के? सेल के, और हमने इस पर इनकम टैक्स भी दे दिया 50 लाख पे। दे दिया नहीं दे दिया? 50 में से जो खर्चे डिडक्ट होने थे 45 लाख के, वो लेस करके एक तरीके से हमने 50 लाख पे अपना टैक्स तो पे कर दिया ना, ये इनकम मानते हुए। अब बेटा ये आदमी कह रहा है 1 साल बाद मैं आपको पैसे ही 45 लाख रुपए दूंगा, और हमारे 5 लाख रुपए मना कर दिए इसने, बैड डेब्ट्स हो गए। ये कह रहा है जो करना है वो कर लूँगा, मैं नहीं दे रहा आपके पैसे। और बेटा मैं कुछ कर भी नहीं पाया, केस वेस भी नहीं कर पाया, ये पैसे लेके ही भाग गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी मान लीजिए। बेटा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने तो टैक्स भी दे दिया 5 लाख। तो इन्होंने क्या कहा? ये बात कब की थी? मैंने कहा ये बात थी 2018-19 में, 2018-19। फिर ये कहने लगे कि मतलब क्या हुआ 19-20 में मेरे पैसे लेके भाग गया है। तो
19-20 में बेटा ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो आपके डेटर है ना, जो भाग गया लेकर पैसे, भैया 19-20 में भी तो आप बिजनेस कर रहे होंगे, हमने कहाँ करा है, नया बिजनेस किया 19-20 में। कह रहे हैं अब हम एक खर्चा अलाउड कर देते हैं, हमें बताओ 19-20 की सेल कितनी है। हमने कहा 19-20 की तो अपनी सेल है 60 लाख रुपए की। कह रहे परचेज कितने की होंगे, हमने कहा 40 लाख रुपए की। कह रहे 19-20 के प्रॉफिट कितने हो गए, हमने कहा 20 लाख के। कह रहे 20 की जगह ना इन प्रॉफिट को 15 लाख मान लो, 5 लाख की हम डिडक्शन दे रहे हैं बैड डेब्ट्स की। बेटा क्लियर हुआ, बैड डेब्ट्स की डिडक्शन दे दी इन्होंने जब हमारे बैड डेब्ट्स एक्चुअली में बैड डेब्ट्स हुए, पर कुछ कंडीशन है इनकी। नंबर 1 ये कह रहे हैं एक्चुअली में बैड डेब्ट्स हुए वो, नंबर 1। ऐसा ना हो आप कह रहे हो लेके भाग सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जी मैं प्रोविजन अलाउड नहीं करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अलाउड नहीं करूंगा। ये काट दिया मैंने, ये अलाउड नहीं करूंगा। कुछ हुआ बात क्लियर भी नहीं, ये अलाउड नहीं करूंगा। सर जी मैं एक्चुअली में बैड डेब्ट्स हुए तो अलाउड कर दूंगा। नंबर 3 बेटा आज जो आप कह रहे हो ना पैसे लेके भाग गया, ये 5 लाख रुपए आपकी इनकम में से लेस कर दिए हमने आज 19-20 में, पर पहले ये कभी किसी प्रीवियस ईयर की इनकम में भी तो जुड़ा हो। क्या जुड़ा था हमारे केस में, किसी प्रीवियस ईयर की इनकम में इंक्लूड हुआ था ये? यस सर, 18-19 की प्रीवियस ईयर में। तो ये पहले कभी किसी भी प्रीसीडिंग ईयर की इनकम में भी जुड़े हो। आज बैड डेब्ट्स हो गए, कोई बात नहीं, हम डिडक्शन दे देंगे, पर पहले कभी इनकम में भी तो इंक्लूड हुए हो तो देंगे। बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताइए। एंड इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेटा बैंक कहने लगा, बैंक में आया एक बंदा, बैंक में आया आयुष लोन लेने। बैंक में आयुष कहने लगा सर जी मुझे 5 लाख का लोन दे दो। बैंक ने लोन दे दिया, 10 लाख का, 5 लाख का जो भी देना था, 10 लाख का लोन मांगा इन्होंने बैंक से, बैंक ने। अब आयुष ये पैसे लेके भाग गया, पैसे ही नहीं दे रहा, राइट, बैंक के। तो बैंक के लिए भी तो बैड डेब्ट्स हो गई है, और बेटा बैंक को तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि इनकी एक शर्त है, बैड डेब्ट्स की डिडक्शन तभी मिलेगी या तो वो पहले कभी इनकम में इंक्लूड हुए हो, एंड और दूसरा एंड वो एक्चुअली में रिटर्न ऑफ हुए हो। चलो एक्चुअली में तो हमारे पैसे लेके भाग गया, रिटर्न ऑफ तो हुआ है, पर बेटा पहले कभी इनकम में इंक्लूड थोड़ी ना हुआ है। तो इन्होंने एक और शर्त लगा दी कि इनकम में इंक्लूड नहीं हुए ना तो ऑर्डिनरी कोर्स में आपका बिजनेस हो, फिर पैसे लेने देने का, ऑर्डिनरी कोर्स में आप बैंक है, पैसे लेने देने का ही बिजनेस है आपका, तो भी आपको अलाउड है। पढ़ के देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। बैड डेब्ट्स की डिडक्शन अलाउड है इफ नंबर 1 सच डेटर्स मस्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। अगर ये डेटर पहले कभी किसी इनकम में जुड़े हैं, या फिर आप बैंक है, देखो ये आ गया, बैंक की इनकम में तो नहीं जुड़े होंगे, पर बैंक का तो काम ही पैसे लेना देना है, तो या फिर आप मनी लैंडिंग का ही बिजनेस करते हैं, तो भी फिर आपको बैड डेब्ट्स की डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। एंड एक्चुअली में रिटर्न ऑफ हो, ये प्रोविजन वगैरह नहीं हो, एक्चुअली में डिडक्शन क्लेम करनी है तो एक्चुअली में इनरिकवरेबल हो गया, पैसे मिलेंगे नहीं। प्रोवाइडेड दैट क्या कह रहा है बेटा, प्रोवाइजो को मैं ऐसे समझाता हूँ बेटा, यहाँ पे समझो, ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा बेटा। मैंने आपको बताया था एक होता है ICDS, इनकम टैक्स वाले इनकम कंप्यूट करने के लिए इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स लगा रहे हैं ICDS, और बेटा अकाउंट्स वाले AS लगा रहे हैं। तो बेटा हमें क्या फॉलो करने हैं इनकम टैक्स में, ICDS ही तो फॉलो करना है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, अकाउंट के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ बैड डेब्ट्स है, पर ICDS के अकॉर्डिंगली बैड डेब्ट्स नहीं है। हमारे लिए फाइनल आंसर क्या होगा, बैड डेब्ट्स होगा या नहीं होगा? सर बैड डेब्ट्स नहीं होगा, हम ICDS की बात मानेंगे। बेटा बैड डेब्ट्स नहीं होगा, बैड डेब्ट्स नहीं होगा, नॉट। देखो क्योंकि ICDS के अकॉर्डिंगली नहीं है, अकाउंट के अकॉर्डिंगली बैड डेब्ट्स है, तो हमारे अकॉर्डिंगली भी बैड डेब्ट्स नहीं है, क्योंकि हमारे ICDS ने बना कर। बेटा दूसरा खेल, सर इनके अकॉर्डिंगली बैड डेब्ट्स है, अकाउंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो बेटा होगा। बस ये प्रोवाइजो पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। प्रोवाइजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट
क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ डेप्ट और पार्ट देयर ऑफ, अगर जो डेप्ट है उसका पार्ट विच हैज़ बिन टेकन इन टू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द असेसी, अगर असेसी की इनकम में जुड़ चुका है, अगर असेसी की इनकम में जुड़ चुका है, विच हैज़ बिन टेकन इन टू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द असेसी, असेसी की इनकम में किसी भी प्रीवियस ईयर में, और अब ये डेप्ट और यह पार्ट इनका इरिकवरेबल हो गया है ऑफ एन अर्लियर प्रीवियस ईयर का। बेटा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कोई भी डेटर या उसका पार्ट पहले कभी इनकम में जुड़ चुका है किसी भी प्रीवियस ईयर की, जिसका ये डेप्ट था या उसके पार्ट ऑफ द इनकम, अब ये इरिकवरेबल हो गया है बेटा, समझ आ रहा है, तो क्या होगा, अब ये इरिकवरेबल हो गया किसके अकॉर्डिंगली, ऑन द बेसिस ऑफ आईसीडीएस, आईसीडीएस के बेस पर बेटा ये बैड डेब्ट्स हो गया है, क्या हो गया, बैड डेब्ट्स, ये रहा आईसीडीएस के अकॉर्डिंग, बिना अकाउंट्स में नहीं हुआ है, विदाउट रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स, देखो लिख रहा है अकाउंट्स में नहीं हुआ है, तो ये डेब्ट बेटा अलाउड हो जाएगा, नहीं होगा, अलाउड हो जाएगा सर, क्योंकि हमारे आईसीडीएस ने तो परमिशन दे दी, और ये मान लिया जाएगा अलाउड है, रिटर्न ऑफ है, और ये रिकवरेबल अकाउंट में भी मान लिया जाएगा कि हो चुका है, हम ये मान के कर देंगे अकाउंट में हो चुका, क्योंकि ना ऊपर वर्ड अकाउंट में लिख रहा है, देखो यहाँ पर ये रहा इरिकवरेबल इन द अकाउंट्स, पर अकाउंट्स में मान के चलो नहीं हुआ ये इसके अकॉर्डिंग, पर आईसीडीएस के अकॉर्डिंगली हो गया, तो मान लेंगे अकाउंट्स में भी इरिकवरेबल हो चुका है, बेटा क्या हो चुका है, अकाउंट्स में भी इरिकवरेबल। नोट्स, बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स अलाउड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर डिडक्शन क्लेम करनी है बैड डेब्ट्स की, तो बिजनेस आपका चलते रहना चाहिए, अगर बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया तो बैड डेब्ट्स की डिडक्शन भी आपको क्लेम नहीं होगी, बिजनेस चलते रहा। और तीसरी बात, कोर्ट ने बोला है अगर रेलिवेंट डेब्ट हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ प्रीडिसेसर एंड रिटर्न ऑफ हो रहा है बेटा रिकवरेबल सक्सेसर की बुक में, तो क्या असेसी को अलाउड हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा, एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैं, इन्होंने 45 लाख रुपए के गुड्स 50 लाख रुपए में बेचे हैं, इन्होंने 45 लाख रुपए के गुड्स 50 लाख रुपए में बेचे हैं, 5 लाख रुपए कमाया, 50 लाख के डेटर हो गए इनके, इनकी इनकम में तो जुड़े हुए हैं ये। बेटा मिस्टर ए ने टैक्स भी भर दिया, मिस्टर ए ने थोड़े दिन बाद अपना बिजनेस बेच दिया बेटा मिस्टर बी को, अब ये डेटर भी किसके हो गए बेटा, मिस्टर बी के नहीं हो गए डेटर, यस मिस्टर डी के बी के नहीं हो गए डेटर 50 लाख, मिस्टर बी लेगा पैसे इनसे, बिजनेस का मालिक कौन हो गया, मिस्टर बी, पहले कौन था, मिस्टर ए, अब इस बिजनेस का ओनर कौन है, मिस्टर बी, अब ये पैसे कौन रिकवर करेगा, मिस्टर बी, पर बेटा यहाँ पे हो गए बैड डेब्ट्स 5 लाख। अब क्वेश्चन आ रहा है डिडक्शन इन्हें मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी बेटा, डिडक्शन मिल जाएगी, ये इन्होंने बोला है, कोर्ट ने आंसर दिया है कि अगर प्रीडिसेसर ने अपनी इनकम में कंप्यूट कर लिए थे और सक्सेसर के यहाँ बैड डेब्ट्स हो रहे तो सक्सेसर डिडक्शन मिल जाएगी। सर ये क्वेश्चन आया ही क्यों, बेटा शर्त नहीं थी बैड डेब्ट्स की डिडक्शन मिलने के लिए, क्या शर्त थी याद करो, बैड डेब्ट्स की डिडक्शन मिलने के लिए शर्त थी कि वो तभी मिलेगी बैड डेब्ट्स अगर वो पहले असेसी की किसी ईयर की इनकम में जुड़े हुए, अब इसकी तो इनकम में जुड़े ही नहीं हुए थे, इंक्लूड ही नहीं हुए थे, ये तो एक ही इनकम में जुड़े हुए थे, पर ए प्रीडिसेसर है इस बिजनेस का, तो बेटा अलाउड हो जाएगी। देखो लिख रहा है, नोट 3 पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है, नोट 3 पढ़ लो एक बार। कोर्ट हेल्ड दैट जो भी रेलिवेंट डेब्ट है वो अगर इनकम में ले लिए गए प्रीडिसेसर की तो वो रिटर्न ऑफ हो जाएंगे सक्सेसर की इनकम में से, हो जाएंगे बेटा, अगर बैड डेब्ट्स हो गए असेसी को मिल जाएगी। ये कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया है तो बेटा बात ही खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ये भी अच्छी, देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, असेसी को बेनिफिट ही तो दे दिया बेटा, अगर इन केस ऑफ असेस, अच्छा ये वाला पॉइंट अभी हम पॉइंट नंबर 9 के बाद पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में 2 मिनट बाद ही, पॉइंट नंबर 9 के बाद ये वाला पढ़ो, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। बेटा अगर आपकी अमाउंट अलाउड हो गई थी बैड डेब्ट्स, बाद में फिर रिकवर हो जाती है, आपको बंदे को होश आ गया मुझे पैसे देने,
तो बेटा पीजीबीपी की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में रिकवर हो गया, चाहे बिजनेस एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। ये 41(4) आ गया बेटा। एक 41(2) आया था, आपको याद होगा, बैलेंसिंग चार्ज। एक 41(3) आया था, आपको याद होगा, साइंटिफिक रिसर्च एसेट सोल्ड करिए तो। और एक अब 41(4) आ गया। किस चीज़ का आ गया 41(4) कि सर जी 41(4) किस चीज़ का है? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। तीनों में अगर बिजनेस नहीं भी है ना तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर बिजनेस भी नहीं है, आपका पैसा रिकवर हो गया ना, देखा जाए तो तीनों ही सेक्शन रिकवरी के हैं। तो सर कैसे इसको एक बार बताएंगे बेटा ध्यान से। आपके जब 50 लाख के डेटर थे, आपने टैक्स दे दिया 5 लाख पे, फिर आपके बेड डेप्स हो गए तो आपने डिडक्शन ले ली 5 लाख की, टैक्स कम दे दिया। फिर अगले साल, फिर उससे अगले साल ये रिकवर हो गए 5 लाख रुपए, फिर दोबारा दे दो टैक्स, रिकवरी हो गई, आपके बेड डेप्स के पैसे वापसी आ गए, तो 41(4) के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लग जाएगा बेटा पीजीबीपी में। ये नोट है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फिर बेनिफिट दे रहे हैं असेसी को। सर क्या बेनिफिट दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अभी हमने प्री डिसेसर का पढ़ा बेटा मिस्टर ए के 2019-20 में मिस्टर ए के डेटर क्रिएट हुए और 20-21 में बेड डेप्स हो गए। तो बेटा डिडक्शन मिल जाएगी बेड डेप्स की, सेक्शन 36 अभी बताया मैंने। अगर मिस्टर ए को ही ये बेड डेप्स 21-22 में रिकवर हो गए तो बेटा टैक्सेबल हो जाएंगे 41(4) में, दोबारा से टैक्स लग जाएगा। मतलब चले गए तो बेड डेप्स रिडक्शन मिल जाएगी, आ गए तो रिकवर हो गए तो फिर मिल जाएगी। और पहले शुरू में तो हमने मान ही लिया था, आ गए तो इसलिए टैक्स ले लिया था, फिर चले गए थे तो टैक्स कम कर दिया था अगले साल की इनकम में, फिर दोबारा आ गए तो टैक्स ले लिया। बेटा ये तो समझ आ गया। अब बेटा ध्यान से सुन, एक और एग्जाम्पल लेते, इससे अब बिल्कुल समझ आ जाएगा। मिस्टर ए के बेड डेप्स हुए 19-20 में, डेटर हुए 19-20 में, उन्होंने टैक्स दे दिया होगा बेटा। 20-21 में उनके बेड डेप्स हो गए बेटा, सेक्शन 36 में डिडक्शन मिल जाएगी। क्या हो गए बेड डेप्स, कहाँ पर 20-21 में, सेक्शन 36 में डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 21-22 में, सेक्शन बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, बेटा डिडक्शन मिल गई 20-21 में, बेड डेप्स हो गए। 21-22 में हमारा बिजनेस ले लिया बेटा मिस्टर बी ने, खरीद लिया, सक्सीड हो गया, मिस्टर बी ने खरीद लिया बिजनेस। बेटा यहाँ तक हिसाब पूरा था, टैक्स लग गया, फिर टैक्स घट गया। अब ये पैसे ना इनको रिकवर हो गए, इनको दे गया पैसे, जो बेड डेप्स लेके भागा था, उसकी ईमानदारी जागी और उसने कहा सर मैं आपके पैसे देने आया हूँ, मिस्टर बी को दे गया, क्योंकि बिजनेस तो बी चला रहा है। तो बेटा बी को जो पैसे मिले रिकवर हुए, क्वेश्चन आता है क्या उस पर टैक्स लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, नहीं लगेगा, नो। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बेटा, ध्यान से सुनो, नहीं लगेगा। जब असेसी जिसने डिडक्शन क्लेम करी है बेड डेप्स की, अगर उसी असेसी को रिकवर हो रहे हैं बेड डेप्स तो ठीक है। अगर असेसी चेंज हो गया तो जिस नया असेसी है उसके हाथों में नॉट बी टैक्सेबल, इट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल रिसीव्ड विच हैज़ नो टैक्स ट्रीटमेंट। और ये तो पहली क्लास में मैंने बता दिया था बेटा, रेवेन्यू रिसीव्ड हमेशा टैक्सेबल होती है, पर कभी कभी टैक्सेबल नहीं होती जब सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ मैं, रेवेन्यू रिसीव्ड हमेशा टैक्सेबल होती है, पर कभी कभी टैक्स नहीं लगता जब सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। पर कैपिटल रिसीप्ट कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, पर कब होती है? जब किसी सेक्शन में लिखा है। तो ये कैपिटल रिसीप्ट है, कह रहे हैं टैक्सेबल नहीं है, किसी भी सेक्शन में नहीं लिख रहा, इस पर टैक्स लगेगा तो टैक्सेबल। और पी के कमाल नाम की कंपनी का CIT वर्सेस पी के कमाल हाई कोर्ट का केस था, इन्होंने इसको बेटा डिडक्शन मतलब इस पर टैक्स नहीं दिया, मना कर दिया, मेरे पे टैक्स नहीं लगता बेटा। इसके बाद आता स्पेशल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। स्पेशल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आपकी वाली देखो प्रोविजन अलाउड कर रहे हैं, मैंने कहा था वैसे प्रोविजन अलाउड नहीं करते, पर कर रहे हैं किसी को। किनको अलाउड कर रहे हैं? बैंकों को। बेटा बैंकों के पैसे बहुत डूबते हैं, कह रहे हैं अगर आप बैंक है ना तो आपको प्रोविजन भी अलाउड कर देंगे,
पहली बात तो। नंबर 2, अगर आप नॉन शेड्यूल बैंक हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, इनको छोड़कर, या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट बैंक को छोड़कर, अगर आप इनको छोड़कर कुछ और है तो भी आपको प्रोविज़न अलाउड है। पर प्रोविज़न कितने अलाउड है ये ध्यान रखें बेटा। अगर आपने जो भी आपकी टोटल इनकम है डिडक्शन देने से पहले, एक तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम ही तो हो गई, लिख टोटल इनकम रहा है, पर डिडक्शन देने से पहले तो बेटा क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है। अगर आपकी टोटल इनकम है बिफोर डिडक्शन, उसका 8.5% से ज़्यादा प्रोविज़न नहीं बना सकते। मान के चलो आप बैंक हैं और बैंक की पूरे साल की इनकम है 100 करोड़ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन, तो आप 8.5 करोड़ का बेटा प्रोविज़न बना सकते हैं। 8.5 करोड़, बिंदु नहीं लग रही बेटा, 8.5 करोड़, समझ रहे। अगर अमाउंट आपकी नॉट एक्सीडिंग या 10% का भी प्रोविज़न बना सकते हो। एग्रीगेट एवरेज एडवांस बाय द रूरल ब्रांचेस, गांव में पैसे मरने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड लिख रहा है, एंड मतलब ये तो प्रोविज़न है ही, प्लस इसमें और प्रोविज़न ऐड कर दो 8.5 के अलावा। बेटा इसमें बिंदी नहीं लग रही है, तो कभी आप इसे 85 सोचें। ये 85 नहीं है बेटा, 8.5 है, ठीक है 8.5 मैं हटा देता हूँ। प्लस में इसमें कर दो बेटा 10% और, किसका, जो भी एडवांस दिए, अब की बारी एडवांस दिए जो इनकम नहीं रूरल ब्रांचेस का, वो ले लो। सर तीसरा पॉइंट, और किसको अलाउड है प्रोविज़न बनाना, फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा ये रटने वाला पॉइंट है, मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं, इसमें भी प्रोविज़न अलाउड है, पर 5% से ज़्यादा अलाउड नहीं है। बेटा ये एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है, डाउट रिमूव करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ऊपर अकाउंट रेफर हो रहा है वो शैल बी ओनली वन अकाउंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एंड सच अकाउंट शैल रिलेट टू ऑल टाइप ऑफ एडवांस। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स को अगर हमने 15 तरह के एडवांस दे रखे हैं, मिस्टर एक्स को HDFC बैंक ने होम लोन दे रखा है, एजुकेशन लोन दे रखा है, फलाना लोन दे रखा है, लोन सारे लोन मिलाकर टोटल सारे एडवांसेस का है बेटा, क्लियर हो रहा है। तो इन रिस्पेक्ट एक अकाउंट में जितने भी एडवांस दे रखे हैं, राइट, रूरल ब्रांचेस के द्वारा। बेटा एक पॉइंट हमने पीछे छोड़ा था, वो अब समझ आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, इस साल हम एक बैंक है, ये पीछे छोड़ा था, बैंक ने 10 करोड़ रुपए कमाए, इनकम कमाई, रूरल ब्रांच है ही नहीं बैंक की, तो बेटा डिडक्शन मिल जाएगी 8.5 85 लाख की। अब तो 8.5% की डिडक्शन मिल गई। हमने 10 करोड़ कमाए, 85 लाख की, तो प्रोविजन की डिडक्शन मिल गई। बेटा अगले साल ना सच में ही 8 लाख रुपए लेके भाग गया, 80 लाख रुपए लेके भाग गया वो, तो बेटा अब ये डिडक्शन मिली तो पड़ी, अब इस 80 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 85 लाख का प्रोविजन अलाउड तो कर दिया। अगले साल बेटा 90 लाख लेके भाग गया, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी, मात्र 5 लाख, क्योंकि 85 लाख की डिडक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये पॉइंट ऊपर हम छोड़ के आए थे, ये पढ़ लो है। देखो ये रहा, मैंने इंपॉर्टेंट में लिखा था कि असेसी जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेप्स अलाउड हो गया था पॉइंट नंबर 8-9 में, समझ रहे हो, और वास्तविकता में वो उसके बैड डेप्स हो जाते हैं, तो बेटा उसकी डिडक्शन लिमिट हो जाएगी जहाँ तक का प्रोविजन बना था वहाँ से ऊपर भी, मतलब उससे ऊपर के अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, जितना प्रोविजन पड़ा है वहाँ तक की डिडक्शन अब नहीं मिलेगी। जैसे हमारे केस में प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ था, 85 लाख का, और बैड डेप्स कितने हुए, 90 लाख, तो डिडक्शन कितने की मिली बेटा, 5 लाख रुपये। क्लियर हो गया, प्रोविजन ही बना पड़ा है, प्रोविजन के बेस पर डिडक्शन मिल चुकी थी। अगला आता है पॉइंट नंबर 10, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा अलाउड है, फुल अलाउड है। किसको अलाउड है, ये अंडरलाइन कर लेना, कंपनी को। ये शायद फेस टू फेस वाले बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, और किसी को अलाउड नहीं। अगर कंपनी खर्चा कर रही है फैमिली प्लानिंग के लिए, हम दो हमारे दो, अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट कर रही है कि बच्चे दो ही अच्छे, फैमिली प्लानिंग पर गाइड कर रही है, कोई भी खर्चे कर रही है, कंपनी को एक्सपेंस अलाउड है। और कंपनी अगर कैपिटल खर्चे भी कर रही है, तो बेटा कंपनी ने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एम्प्लॉयज़ पर, इनको फैमिली प्लानिंग पर समझाने के लिए, तो 5 किश्तों में अलाउड।
सुमित नाम का एक बच्चा पूछने की कोशिश कर रहा है, मन में आ रहा है डाउट, ये सर फैमिली प्लानिंग में क्या खर्चे हो सकते हैं। बेटा ये सब खर्चे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं। फिलहाल टैक्स पढ़ लो, फैमिली प्लानिंग अपनी शादी के बाद कर लेना। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चे हैं वो सब अलाउड है। कैपिटल खर्चे हैं तो 5 किश्तों में अलाउड है, और अगर रेवेन्यू खर्चे हैं तो बेटा फुल अलाउड है। और यहाँ पर ध्यान रखें, अगर अलाउड नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएंगे अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, किसी भी इस सेम, और बिल्कुल डेप्रीशिएशन की तरह अनलिमिटेड टाइम तक, जैसे डेप्रीशिएशन अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ऐसे हो जाएंगे। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 11, अच्छा पॉइंट आ गया बेटा। पॉइंट नंबर 11, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल रिजर्व। अब देखो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले मना करा प्रोविजन रिजर्व बनाने अलाउड नहीं है। अभी रिजर्व बना रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, कौन, कोई स्पेशल एंटिटी है, तो 25% से ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसके 25% से ज़्यादा आप रिजर्व नहीं बना सकते। एलिजिबल बिजनेस है कंप्यूटेड अंडर द हेड पीजीबीपी बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज एंटाइटल टू सच रिजर्व अकाउंट। बेटा क्या कहना चाह रहा है, अगर आप स्पेशल एंटिटी है, कोई स्पेशल एंटिटी है, आपने क्रिएट किया और मेंटेन किया स्पेशल रिजर्व, 25% के प्रॉफिट से आप जो प्रोविज़न ही है, जितने भी आपको प्रॉफिट हो उसके 25% तक आप रिजर्व बना सकते हैं, कोई भी डिडक्शन देने से पहले। पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं देनी, प्रॉपर ग्रॉस रिसीट लेनी है कंप्यूटेड। बेटा ये ना बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस के लिए नहीं है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि मैं फाइनल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो इसलिए मैंने लिख दिया। बाकी आपसे पूछ रहा है वेयर एग्रीगेट अमाउंट, ये ना कुछ कंपनीज को मैं बता देता हूँ ऐसे किन को बनाने होते हैं। टी डेवलपमेंट वाली कंपनीज़ को, कॉफ़ी वाली कंपनीज़ को अलाउड कर दिया जाता है कि तुम रिज़र्व बना लो और हम तुम्हें डिडक्शन अलाउड कर देंगे। पर बेटा जो ये अमाउंट है ना, जो रिज़र्व में पड़ा हुआ है पैसा, ये क्या नहीं हो सकता, ये अगर एक्सीड हो गया किससे, पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व दोनों को मिलाकर, उनके 200% से ज़्यादा हो गया, दोगुने से भी ज़्यादा हो गया रिजर्व में, इतना पैसा जुड़ गया तो बेटा फिर डिडक्शन मिलनी बंद हो जाएगी एक्सेस के बारे में। तो समझ आ रहा है, आपकी पेड अप कैपिटल रिजर्व है 100 रुपये और आपने रिजर्वों में पैसा जमा कर रखा 250 रुपये, इतनी तो कैपिटल नहीं है जितने आपने रिजर्व बना दिए। कैपिटल और रिजर्व है 100 रुपये और पैसे जमा कर दिए स्पेशल रिजर्व में 250, तो 150 की डिडक्शन नहीं मिलेगी बेटा, 150 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 41(4)(a) अमाउंट सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। अमाउंट अगर रिजर्व में से आपने निकाल लिया, रिजर्व में पैसा जुड़ा हुआ है आपका 100 रुपये, आपने इसे निकाल लिया और घर का सामान ले आए, कुछ भी ले आए, तो बेटा इस पर टैक्स लग जाएगा। देखो फिर 41 सीरीज़ आ गई, इवन बिजनेस नहीं है तो भी आ गया। अगर आपने रिकवरी कर ली अपने पैसे की स्पेशल रिजर्व में से, तो आपका पीजीबीपी मान लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में पैसा निकाला है बेटा, चाहे बिजनेस में नहीं। 12वां पॉइंट बेटा, अगर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है आपको, मतलब ये अमाउंट को रट लो, ये वाला टैक्स कोई लग रहा है तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एसटीटी लग रहा है, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ये पढ़ाने वाले पॉइंट नहीं, हम पढ़ चुके हैं कैपिटल गेन में। अगर आप पर बेटा सीटीटी लग रहा है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब 12, 13, 14 पॉइंट, 12, 13, 14 ये तीनों एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन का टैक्स हो गया, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन का टैक्स, एक हो गया 13 पॉइंट एसटीटी, राइट, और एक हो गया सीटीटी। बेटा इस पर लिखा नहीं जा रहा, तो प्रॉब्लम है इसमें, मतलब ऐसे बोल देते हैं 12, 13 और 14 पॉइंट। कौन कौन से? 12, 13 एंड 14। एक बीसीटीटी का हो गया, एक एसटीटी का हो गया और एक सीटीटी का। ये तीनों टैक्स अलाउड है डिडक्शन के लिए। बेटा 16 पॉइंट, इट्स अ वेरी 15 पॉइंट पहले ये कह रहा है मार्क टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस। मार्क टू मार्केट, आपने शेयर खरीदे 500 रुपये के और आज शेयर का रेट रह गया 400 रुपये, मार्केट में रेट 400, तो 100 रुपये की डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। ये भी बहुत डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो मतलब ऊपर से मैंने बता दिया। सेक्शन 145 आईसीडीएस में आया है, आईसीडीएस के अकॉर्डिंगली मार्क टू मार्केट लॉस जितना आईसीडीएस अलाउड करेगा, अब इसके लिए आईसीडीएस भी पढ़ने पड़ेंगे, उतना आपको अलाउड हो जाएगा। फिलहाल मैंने एग्जांपल दे दिया, शेयर 500 रुपये का खरीदा हुआ है, अब फिलहाल मार्केट में 400 का है, बैलेंस शीट डेट पर एंड में, तो 100 रुपये का लॉस आपको अलाउड हो जाएगा। 16 पॉइंट, अगर कोई भी खर्चा आपने किया है किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी,
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज है बेटा किसमें, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और ऑफ शुगर फॉर द परचेज ऑफ शुगर केन, शुगर केन खरीदने के लिए ये बेटा क्या है, ये इंडस्ट्री में अपना काम कर रही है एट अ प्राइस विच इज़ इक्वल टू और लेस देन प्राइस फिक्स बाई द गवर्नमेंट। मतलब प्राइवेट अगर आप खरीद रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं, आपने 100 रुपये का गन्ना था बेटा, 100 रुपये की गन्ना था, शुगर केन था, वो शुगर केन आपने खरीद लिया 90 रुपये में, 90 में खरीदा ना, 100 रुपये का तो मार्केट में चल रहा था या गवर्नमेंट ने रेट दिया था, आपने 90 में खरीदा। तो बेटा एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द ऐसी सोसाइटी जो शुगर केन को खरीद रही है शुगर बनाने के लिए, और वो प्राइस उनका बिल्कुल इक्वल है, किसके इक्वल है, गवर्नमेंट के प्राइस के इक्वल या उससे कम है, तो इनको एक्सपेंडिचर जो भी इन सोसाइटियों ने खर्चा किया है इनको डिडक्शन मिल जाएगी पूरी की पूरी। बेटा क्लियर हुआ। लास्ट में 17वां 18वां 19वां पॉइंट और 20वां पॉइंट। इसके बाद हम सेक्शन 37 बाद में ही पढ़ेंगे, 17, 18, 19, 20। बेटा 17, 18, 19, 20 ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये सारे पॉइंट सेविंग के, गुल्लक के हैं, गुल्लक में पैसा जोड़ रहा है, एम्प्लॉय की गुल्लक में पैसा जोड़ रहा है बॉस, एम्प्लॉयर पैसा जोड़ रहा है, पहली गुल्लक का नाम है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक बार मैं यहाँ से पढ़ा दूँ फिर मैं अपने आप पढ़ा दूँगा। दूसरी गुल्लक है अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड, नंबर 2। तीसरी गुल्लक है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। चौथी गुल्लक है बेटा पेंशन स्कीम 80CCD वाली, याद होगा हमने 80 के सेक्शन में पढ़ी थी, ऐसे बोल दो 80CCD वाली पेंशन स्कीम की गुल्लक। और बेटा चौथा बस यही है, 4 गुल्लक है, अब इन्हीं को समझना है पहले क्या कह रहे हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ाने के बाद बेटा छुट्टी, फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे बाद में, पहले ये जरूरी है इनको, मतलब मैं चाहता हूँ क्विक रिवीजन करें आप। सेक्शन 36 में डिडक्शंस मिलेगी, आपका बॉस को ही तो मिलेगी डिडक्शन अपने बिजनेस में। बॉस पैसा जमा करा रहा है बेटा, अपनी जेब से जमा करा रहा है, ध्यान रखना। बॉस पैसा जमा करा रहा है, 1 लाख रुपए बॉस ने पैसा जमा करा दिया RPF अकाउंट में, तो बॉस को डिडक्शन मिल गई। बॉस ने अगर 50 लाख रुपए कमाए, कितने कमाए बेटा, बॉस का खाता बना 50 लाख, और बॉस ने एम्प्लॉय को सैलरी दी 10 लाख, तो 10 लाख की सैलरी की डिडक्शन मिल ही गई होगी बॉस को। बॉस का टैक्स बनता था 40 लाख, और एम्प्लॉय की इधर सैलरी भी निकालते रहते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी आ गई बेटा अभी तक 10 लाख। ध्यान से समझना, बॉस ने ना 1 लाख रुपए और जमा कराए एम्प्लॉय की गुल्लक में। अब ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए देखो ये जमा कर दिया, तो बॉस को 1 लाख रुपए की और डिडक्शन मिल जाएगी, बॉस को 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। बॉस का टैक्स बन गया 39 लाख। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो गई बेटा 11 लाख। बात समझ आ रही है, एम्प्लॉय को भी तो सैलरी मिल गई है, 10 लाख बॉस ने उसे हार्डकोर दे दिए और 1 लाख उसकी गुल्लक में जमा करा दिया। बेटा ये थी RPF, क्या था ये RPF। अगर बॉस ने जमा कराई ASF की गुल्लक में, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, 1 लाख रुपए वहाँ जमा करा दिया। बेटा कुछ समझ आ रहा है, कहाँ कितने जमा करा दी 1 लाख, तो बेटा बॉस को यहाँ 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, टैक्स बॉस पर लगेगा 38 लाख पर, और एम्प्लॉय के यहाँ 1 लाख रुपए और जुड़ जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई बेटा 12 लाख। आया समझ, बॉस को डिडक्शन। अगर बॉस ने अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में जमा करा दिया, बेटा यहाँ पर मैं इसलिए रेड पेन से लिख देता हूँ, अप्रूव्ड ग्रेचुटी। बॉस ने पैसे जोड़े पर किसी अप्रूव्ड जगह पर पैसे जोड़े, ग्रेचुटी फंड होता है, ग्रेचुटी मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा एक साथ। बॉस ने बेटा अप्रूव्ड जगह पर पैसे जमा करा दिए 1 लाख रुपए, तो बेटा एम्प्लॉय की सैलरी 13 लाख हो गई और बॉस को डिडक्शन 1 लाख की और मिल गई, 37 लाख। आया समझ नहीं आया? ये था पॉइंट नंबर 17, देखो यहाँ पे देख लो पॉइंट नंबर 17, ये भी था पॉइंट नंबर 17, ये है पॉइंट नंबर 18, समझ रहे हैं, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, और ये है 80CCD कि पेंशन में बॉस जमा कर। तो आपको याद होगा 80CCD में अगर बॉस जमा करा रहा और बॉस सेंट्रल गवर्नमेंट है
तो 14% ऑफ सैलरी अलाउड था। अदर एम्प्लॉयर है तो 10% बॉस। याद होगा आपको, नहीं है तो याद बेटा डिडक्शन पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया था। 1 लाख रुपए यहाँ जमा करा दिए तो बेटा बॉस को डिडक्शन मिल गई 1 लाख की, 36 लाख। एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 1 लाख की और एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 14 लाख। सर एम्प्लॉय को भी तो डिडक्शन मिल जाती है DCCD, बेटा वो तो ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है ना, सैलरी की इनकम तो 14 लाख हो गई ना। ये भी सेक्शन 36 का 19वां पॉइंट। बेटा ये समझ आया पहले। अब पहले सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, इनमें एक सेक्शन और लग रहा है यहीं पर, यहीं पर ये सारी डिडक्शन मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 17, 18, 16, 17, 18, 19 की। पर वही फिर सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। कोई बताएगा इसका मतलब बॉस जब ये पेमेंट कर देगा, पेड कर देगा सच में, तब डिडक्शन मिलेगी बेटा, एक्चुअली में पेड कर देगा। ये बात 36 ने नहीं बोली है। एक चीज़ और, 36 ने कहा मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे पे करो, अलाउड हो जाएगा। ये बात 43B ने बोली है कि जब आप पेड कर दोगे डिडक्शन तब मिलेगी। बेटा क्लियर हुई ये बात? नहीं, यहाँ तक क्लियर। बेटा एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 14 लाख रुपए, सब कुछ मिलाकर। अब एम्प्लॉय को डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉय को बॉस से पैसे कितने मिले थे? 10 लाख रुपए। एम्प्लॉय के RPF अकाउंट में बॉस ने कितने पैसे जमा कर दिए? 1 लाख। ASF में कितने जमा कर दिए बेटा? 1 लाख। ये सब बॉस ने जमा करे हैं। बेटा ग्रेचुटी फंड में कितने जमा कर दिए? सर 1 लाख। सर ATCCD में कितने जमा कर दिए? 1 लाख। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो गई? 14 लाख। बॉस को डिडक्शन मिल गई 10 लाख की भी। 10 लाख की डिडक्शन मैं बता देता हूँ, ये पढ़ाई नहीं है, सेक्शन 37 में मिल जाएगी, राइट, सैलरी। और इन सब की डिडक्शन सेक्शन 36 में मिल जाएगी, राइट बेटा। एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 14 लाख। ये दोनों जो ये 36 वाली डिडक्शन है, पर ये प्लस 43B की भी डिडक्शन, मतलब डिडक्शन मिल जाएगी। 36 ने कह दिया, पर 43B कह रहा है पेड बेसिस पे मिलेगी, जब पे कर दो बेटा। अब ना एम्प्लॉय ने भी जमा किया अपने RPF अकाउंट में और पैसा 1 लाख रुपये। एम्प्लॉय ने कभी डायरेक्ट नहीं जमा कर सकता, एम्प्लॉय ने बॉस को दिया पैसा। देखो ये बॉस का P&L बना लेते हैं। बॉस ने कितना कमाया था हमारे एग्जांपल में? 50 लाख। बॉस ने बेटा 50 लाख कमाया था। सैलरी कितनी दी थी? 10 लाख रुपये। RPF में कितना जमा कराया था? RPF वगैरह सब मिलाकर, सारे फंड्स में मिलाकर 4 लाख। बेटा बॉस के प्रॉफिट कितने हो गए? 36 लाख। बॉस को टैक्स कितने पर देना था? 36। सही बात है। अब एम्प्लॉय कह रहा है सर मेरी तरफ से और जमा करा दो 1 लाख रुपए। उसने बॉस को दिए ये 1 लाख रुपए, ये लो सर मेरी तरफ से जमा करा दो 1 लाख। अब बॉस ने क्या करा बेटा, वो 1 लाख रुपए लेकर अभी जमा नहीं करे, उनकी भी डिडक्शन मिल जाएगी पॉइंट नंबर 20 में। बॉस जब जमा करेगा, बॉस ने जैसे ही 1 लाख रुपए एम्प्लॉय से लिए, पहले वो इनकम माने जाएंगे बॉस की। सर इनकम क्यों मान ली? एम्प्लॉय ने जैसे ही दिया, लाओ भैया 1 लाख रुपए बॉस की इनकम हो गई। अब बॉस अगर इसे खर्च कर देगा, जमा करा देगा, तो बेटा डिडक्शन मिल जाएगी 1 लाख रुपए की। देखो बॉस ने जमा करा दिया RPF। अच्छा बेटा ये चीज़ यहाँ ध्यान से सुनो, ये बात सेक्शन 36 ने ही बोली है खुद। बेटा ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयर जो अपना पैसा जमा करा रहा है एम्प्लॉय के लिए, सेक्शन 36 ने बोला जब जमा कराओगे डिडक्शन मिल जाएगी। 43B ने बोला जब दे दोगे पैसा, पेड कर दोगे तब मिलेगी। तो 36 प्लस 43B, 2 सेक्शन लग गए एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉय अगर दे रहा है तो पहले वो बॉस की इनकम माना जाएगा, और बॉस अगर उसे पे कर देगा, समझ रहे, बॉस अगर उसे पेड कर देगा बेटा, तो बॉस को डिडक्शन भी मिल जाएगी। अल्टीमेटली एक बार 1 लाख इनकम मान लिया, फिर 1 लाख खर्चा मान लिया, अल्टीमेटली टैक्स 36 लाख ही बनेगा। पर इससे बॉस को मोटिवेट कर रहा है खुद सेक्शन 36, 43B नहीं, कि अगर आप एम्प्लॉई का पैसा ले रहे हो ना, तो आप इसे जमा कर देना टाइम पर। अगर आपने जमा नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपकी इनकम मान ली जाएगी। देखो लिख रहा है एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू RPF। ये सम जब तक बॉस फंड में जमा ना करा दे, कब से पहले? पहले ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ PF एक्ट। बेटा PF एक्ट की डेट क्या होती है? अगले महीने की 15 तारीख। अगर जनवरी का RPF का पैसा है तो बॉस 15 फरवरी तक जमा करा दे एम्प्लॉय के खाते में। अगर नहीं कराया ना तो बॉस को डिडक्शन नहीं मिलेगी कभी भी। बॉस ने 16 तारीख को कराया, डिडक्शन नहीं मिलेगी।
पीएफ एक्ट की डेट से पहले पहले जमा करा दे बेटा, जो पीएफ की डेट है, इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट नहीं, पीएफ की डेट बेटा, बस खत्म हो गया। नोट पढ़ लीजिए, नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है ये पैसा पहले इनकम माना जाएगा, ट्रीटेड द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर, और जब वो जमा करा देगा पीएफ की डेट से पहले तो खर्चा मान लिया जाएगा। बेटा आई होप सारे पॉइंट समझ आए। मैं एक बार जल्दी से समरी कर देता हूँ। बेटा सेक्शन 36 का पहला पॉइंट था स्टॉक एंड स्टोर्स का इंश्योरेंस। दूसरा पॉइंट था एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा पॉइंट था बेटा कैटल का लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 पॉइंट इंश्योरेंस। चौथा पॉइंट था बेटा बोनस। पांचवा पॉइंट था इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर? पांचवा पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट। बेटा छठा पॉइंट जीरो कूपन बॉन्ड। सातवां पॉइंट एनिमल्स, राइट बेटा। आठवां पॉइंट बेड डेब्ट्स। नौवां पॉइंट प्रोविजन बैंकों के लिए, याद आ रहा है ना? 9 पॉइंट प्रोविजन था बैंकों के लिए बेटा, समझ आया आपको? नहीं आया? 10th पॉइंट था बेटा फैमिली प्लानिंग। 11वां पॉइंट है हमारा स्पेशल रिजर्व। और आपको याद होगा 12, 13 और 14 ये BCCT, STT और CTT। क्लियर हो रहा है ना? ये पॉइंट्स भी आपने पढ़े थे बेटा। 15वां पॉइंट है हमारा मार्क टू मार्केट लॉस। 16वां पॉइंट है हमारा बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के खर्चे हैं जो शुगर केन वाला, शुगर केन लिख देता हूँ। 17वां, 18वां, 19वां, 20वां ये गुल्लक के पॉइंट थे बेटा। क्लियर हुआ? ये सेक्शन 36 हमारा पूरा हो गया है और मेरे को उम्मीद है कि अब आप इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे। आप पता नहीं कितना करेंगे, पूरा 1 घंटा लग गया हमें सेक्शन 36 को पढ़ने के लिए, और इसके बाद हम सेक्शन 37 करेंगे। पर पहले मैं चाहता हूँ आप 36 को पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, 36 को पूरा से पढ़ लीजिएगा और अपने दिमाग में अब कुछ एक्सपेंस लाइएगा कि ये खर्चा कहाँ अलाउ होगा। बेटा आपने डिडक्शंस पढ़ी है सेक्शन 36 की, इन्हें इम्पॉर्टेंट तरीके से टाइम लगाकर इन्हें डिटेल में एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा, लेक्चर नंबर 10 का, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ। चलिए थैंक यू बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।